चलिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं उस सबक का नाम है अनाथाची आई। अनाथाची आई, यह सबक जो है वो सिंधुताई सपकाळ इनके जीवन के ऊपर लिखा हुआ है। अभी सिंधुताई सपकाळ कौन है, तो सिंधुताई सपकाळ इनका छोटा सा परिचय ले लेते हैं हम लोग। तो सिंधुताई सपकाळ ये एक भिखारी है। हाँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, ये भिखारी है। और ये ऐसी भिखारी है जिनके हजारों बच्चे हैं। और ये हकीकत है, इन्हें कई कई बड़े बड़े जो है अवार्ड्स मिल चुके हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा यूट्यूब पे जाकर इनके बारे में सिंधुताई सपकाळ इतना सर्च करेंगे, उम्मीद है आप करेंगे, क्योंकि एक बार करके देखिए तो आपको जो है एक अलग ही अनुभव आएगा। तो ये सिंधुताई सपकाळ जो है ये अनाथों की सेवा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका ममता बाल सदन इस संस्था की इन्होंने स्थापना की। और हजारों जो अनाथ बच्चे थे, जो यतीम बच्चे थे, ऐसे लोगों को संभालने का इन्होंने काम किया है। अब इस काम के लिए इनको जो है इनको जीवन जगने की प्रेरणा, यानी ऐसा नहीं कि इन्होंने उनको अनाथों को गोद ले लिया और वैसे ही छोड़ दिया, बल्कि उनको जो है अच्छी शिक्षा देकर डॉक्टर इंजीनियर बनाए। और इन काम के लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। इनकी मी वनवासी ये इनकी आत्मचरित्र है। और इसके साथ में इनका समाज गौरव करने के लिए महाराष्ट्र शासन ने इन्हें अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले इस तरीके के पुरस्कारों से सम्मानित किया है। उसी तरीके से सतपाल मित्तल नेशनल अवार्ड भी इन्हें मिला। और फाइव फाउंडेशन इसके तरफ से भी इनको पुरस्कार मिला है। अब ये जो सबक है ये सिंधुताई सपकाळ इनके जीवन पर आधारित है ना। तो हम लोग देखिए स्टार्ट कर देते। मला लहानपणी सगळेजण चिंदी म्हणत। मला यानी मुझे लहानपणी यानी बचपन में सगळेजण यानी सभी लोग इन्हें चिंदी कर कहकर पुकारा करते थे। बचपन में इन्हें चिंदी चिंदी कहा जाता था। चिंदी अभिमान साठे, चिंदी अभिमान साठे, अभिमान इनके वालिद साहब का नाम है। माझा जन्म 14 नोव्हेंबर 1948 रोजी नवरगाव फॉरेस्ट येथे झाला। यानी कि चिंदी इनका जन्म 14 नवंबर 1948 में नवरगाव फॉरेस्ट यहाँ पर हुआ। माझ्या वडिलांना अन्याजी म्हणायचे। माझ्या वडिलांना यानी कि इनके जो वडील यानी कि वालिद साहब थे, उन्हें अन्याजी म्हणायचे आणि अन्याजी कहकर पुकारा जाता था। आमचं छोटंसं पण लहान छोटंसं घर पण छान होतं। अंगणात गुरं गाई म्हशी होत्या। यानी कि हमारा घर काफ़ी छोटा था, पण छान होतं। पण यानी लेकिन छान यानी बहुत ही अच्छा था। आंगन में गुरे यानी गाय के बच्चे, गाय और भैंसे ये इनके आंगन में हुआ करती थी। मी रोज म्हशी घेऊन शाळेसमोरून जात असे। मी यानी कि सिंधुताई सपकाळ रोज स्कूल के सामने से भैंसे लेकर चराने जाया करती थी। त्या शाळेचे नाव होते बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे, आरवी रोड, जिला वर्धा। देखिए इस पे ध्यान रखिए कि 1 नंबर का एक सवाल पूछा जा सकता है की लेखिकेच्या शाळेचे नाव कोणते, या सिंधुताई सपकाळ यांच्या शाळेचे नाव कोणते। उसका नाम था बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे, आरवी रोड, जिला वर्धा। बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे, आरवी रोड, जिला वर्धा। शाळा म्हणजे एक भला मोठा हॉल होता। शाळा म्हणजे भला, शाळा यानी कि भला मोटा यानी कि बहुत ही बड़ा एक हॉल था। वो स्कूल इस तरीके की थी कि मानो एक हॉल हो। और धान्य ठेवायला गोडाऊन बांधावा तसा। धान्य यानी कि अनाज, ठेवायला यानी रखने के लिए जिस तरीके से अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोडाउन बांधे जाते, उसी तरीके से वो था। वर कौला असलेला, ऊपर जो उसमें कवेलू की छत थी। समोर एक छान भलं मोठं चाफ्याचे झाड होतं। समोर यानी कि सामने एक छान बहुत ही खूबसूरत चाफ्याचे झाड़ था। चाफे का झाड़ था, आपको पता ही होगा कि चाफा एक फूल का झाड़ का नाम है। तो उसके टपोरी टपोरी यानी बड़े बड़े पांढरी शुभ्र यानी कि सफ़ेद फुलं शाळेच्या अंगणात अंगणात यानी कि आंगन में पडलेली असायची, यानी कि वहाँ पे होती थी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो चाफे का झाड़ था ये काफ़ी भला मोटा था। और इस चाफे के झाड़ की जो सफ़ेद टपोरी बड़ी फूल थी वो स्कूल के आंगन में सुबह सुबह आंगन में पड़ी होती थी। म्हशी घेऊन जाताना शाळेपाशी आले। म्हशी घेऊन जाताना शाळेपाशी आले की मी म्हशी घेऊन शाळेपुढे आले। यानी कि म्हशी यानी कि भैंसे लेकर जब सिंधुताई सपकाळ स्कूल के सामने आती थी कि म्हशी घेऊन शाळेपुढे थांबत असे। और वो क्या करती थी कि जैसे ही भैंसी सामने स्कूल के सामने लेकर आती थी तो वो जरा सी रुकती थी।
अब क्यों रुकती थी? देखिए, शाळेत जाणाऱ्या मुली यानी स्कूल जाने वाले बच्चे चांगले कपडे घालून यानी बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर, वेणी वेणी यानी की चोटी, फणी यानी की कंगी कंगी चोटी कर कर शाळेसमोर खेळत असायच्या, यानी कि अच्छी कंगी चोटी कर कर वो स्कूल के सामने खेलते होते थे। काही जन झाडाखाली, काही जन यानी कि कुछ जन झाडाखाली यानी झाड़ के नीचे, कुछ जन झाडाखाली बसून अभ्यास करत असायच्या, बसून अभ्यास करत असायच्या। यानी कुछ बच्चे जो होते थे वो झाड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। तेव्हा मला वाटायचे आणि तब मुझे लगता था आपण शाळेत जावं। क्या लगता था उसे कि आपण यानी हम भी स्कूल में जाना चाहिए, यानी चिंदी को ऐसा लगता था कि अब हमने भी स्कूल में जाना चाहिए। एकदा अन्याजीना म्हटलं, अन्याजी अन्याजी मला शाळेत जाऊन शिकायचे। और इसी यही दिल में एक बात रखकर उन्होंने अपने वालिद साहब अन्याजी इनको कहा कि शाळेत जाऊन शाळा शिकायची। उन्होंने अपनी बात रखी कि मुझे स्कूल जाना है और वहाँ पर जाकर पढ़ना है। चूली पुढे बसून भाकरी करणाऱ्या आईने हे ऐकलं। चूली पुढे, चूल यानी कि चूल्हा, पुढे बसून यानी कि उसके सामने बैठकर भाकरी यानी कि रोटी बनाने वाली उसकी आई, उन्होंने ये बात सुनी और तरह वहाँ से उठकर उसके पास आई और उसने बोला, चिंदे काय म्हणाली, चिंदे काय म्हणाली, चिंदे तू क्या बोल रही है, चिंदे तू क्या बोल रही, शाळेत जायचं, स्कूल में जाना है, अन रोज म्हशी कौन संभाळेल, अन यानी कि और रोज यानी हर दिन भैंसे कौन संभालेगा, चिंदी तू स्कूल जाना चाहती है और रोज जो भैंसे है वो कौन संभालेगा, आपल्या साठीच्या घराण्यात अजून शाळेची कोणी पायरी सुद्धा चढला नाही, यानी अपने साठे घराने में आज तक कोई भी स्कूल की पायरी भी नहीं चढ़ा। अब ये सब बातें सुनकर वो थोड़ी सी नर्वस हुई और वो रोने लगी, रडायला लागली। अन्याजी आईचे ऐकत होते। अन्याजी जो थे वो अन्याजी उसकी जो माँ थी उसका सुन रहे थे, पण काहीच बोलत नव्हते, लेकिन वो काहीच बोलत नव्हते यानी वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मी रडायला लागले यानी सिंधुताई सपकाळ जो है वो रोने लगी, पर माझी कोणी ऐकत नव्हतं, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं था। माझे वडील म्हणाले, यानी कि सिंधुताई सपकाळ के जो पापा थे उन्होंने कहा, गप्प बस, यानी कि खामोश बैठ, कुणी रडलेलं माझ्या वडिलांना आवडत नसे। माझे वडील अभिमान साठे नावाप्रमाणेच अभिमान वाटावा असे होते। यानी अभिमान साठे जो थे उनको ऐसा किसी का उनके सामने रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनको देखकर नहीं होता था। उनका नाम जैसे अभिमान था वैसे ही उनका काम अभिमान करने लायक का था। इसीलिए सिंधुताई सपकाळ कहती है कि अपने नाम की तरह अभिमान होना चाहिए, ऐसा उनका नाम था, अभिमान साठे। दुसऱ्या दिवशी ते मला शाळेत घेऊन गेले। दूसरे दिन वो अपने बच्ची को साथ में लेकर स्कूल लेकर गए और त्यांनी माझे नाव शाळेत घातलं और उन्होंने उस बच्ची का नाम यानी कि सिंधुताई सपकाळ का नाम उस स्कूल में डाल दिया। वयाच्या 9व्या वर्षी मी शाळेत गेले। सिंधुताई सपकाळ वयाच्या 9व्या यानी 9वें साल स्कूल में गई और गावातले वांदिले गुरुजी मुख्याध्यापक होते। उस स्कूल का देखिए ये भी एक सवाल है कि उस गांव के स्कूल का मुख्याध्यापक कौन था, तो उस गांव का स्कूल का जो मुख्याध्यापक था वो वांदिले गुरुजी था। बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे याचे मुख्याध्यापक वांदिले गुरुजी होते। कोण होते रे? वांदिले गुरुजी। अभी वांदिले गुरुजी का पहनावा देखिए, पांढरी शुभ्र यानी एकदम सफ़ेद धोतर, वो धोती पहनते थे, त्यावर नेहरू शर्ट और उसके ऊपर वो क्या पहनते थे? नेहरू शर्ट पहनते थे। साथ ही साथ उनके सर के ऊपर जो टोपी होती थी वो सफ़ेद होती थी, पांढरी टोपी, असा त्यांचा पोशाख होता, ऐसा उनका क्या था? पोशाख था। वडिलांनी माहिती सांगितली, वडिलांनी यानी कि उसके चिंदी के पापा ने सारी जानकारी माहिती यानी जानकारी दी और वांदिले गुरुजी ने वो लिख ली, यानी कि गुरुजी ने वो लिख लिया और साथ में अन्याजीने त्याच्यावर अंगठा लावला। माझी शाळा सुरू झाली और साथ में जितनी भी कार्रवाई थी वो पूरी कर दी गई और अन्याजी ने अंगूठा लगाया। इस तरीके से उनका नाम जो है स्कूल में दाखिला करवाया गया, शाळेचे नाव घातलं यानी कि स्कूल में नाम डाला गया। तशी म्हशी सांभाळायला लागायचं, लेकिन फिर भी उनको जो है भैंस चराने के लिए जाना पड़ता ही था। सकाळी शाळा भरायच्या वेळी मला घंटा ऐकू येत असे।
और सुबह सुबह जब जब स्कूल भरने का वक्त होता था तो उसकी घंटी जो बेल थी, बेल की आवाज़ उसे सुनाई देती थी। मला शाळेत जावंसं वाटायचं, यानी चिंदी को वहाँ स्कूल जाने की इच्छा होती थी, पण जाता येत नसे, लेकिन उसे जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे भय से चरानी होती थी। सकाळी 7 ते 1, सकाळी यानी कि सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक और 3 से लेकर 5:30 बजे तक, 3 ते 5:30 यानी 3 से 5:30, ऐसे 2 शिफ्ट में वो स्कूल भरायची। 2 वेळा ती भरायची आणि 2 शिफ्टने वो भरती थी। सकाळची शाळा मला सापडत नसे। सुबह की स्कूल जो थी उसे नहीं मिलती थी क्योंकि उसे भैंस से चराने जाना पड़ता था। म्हशी चारायला गेलं की शाळेजवळ खालच्या बाजूला छोटा डो होता। शाळेजवळ यानी स्कूल के नज़दीक में खालच्या बाजूला यानी नीचे में एक छोटा सा डो यानी कि छोटा सा तालाब था। डो यानी कि तालाब था। ये स्कूल के नीचे एक छोटा सा डो था और त्यात म्हशी डुंबत बसत और उसमें भैंसी जाकर डूब जाती थी। देखिए आप लोग एक कहावत आप लोगों ने सुने होंगे कि गई भैंस पानी में। ये कहावत ऐसी है कि भैंस एक बार पानी में चली गई तो फिर वो वहाँ से नहीं हटती, इसलिए वो कहावत बनी है। मग मी 2 तास निवांत होत असे और फिर चिंदी यानी कि सिंधुताई सपकाळ पुरे 2 घंटे एकदम रिलैक्स हो जाती थी। तेव्हा शाळेचा राहिला अर्धा वेळ मी पाठीचा फुटका तुकड़ा, और ऐसे वक्त क्या था कि स्कूल का जो आधा टाइम उसका जा चुका था और उसने साथ में अपने पाटी पाटी यानी कि जो स्लेट होती है उसका फुटका टुकड़ा यानी उसकी फूटी पाटी और फाटका यानी फटी हुई किताबें लेकर वो शाळेत यानी स्कूल जाती थी। शाळा भरलेलीच असे, स्कूल एकदम भरी हुई होती। काही मुले मोठ्या मोठ्याने 1-2 असे पाड़े सुरात म्हणत असायचे और इस दरमियान कुछ बच्चे जो थे वो 1-2 का टेबल यानी कि फाड़े बड़े ही सुर में वो बोलते थे। तिसरी आणि चौथीला वांदिली गुरुजी शिकवत। तीसरी कक्षा यानी जमात 3 और जमात 4, इसमें वांदिले गुरुजी जो थे वो टीचर थे। तो पहली और दूसरी जमात में कांबळे गुरुजी सिखाते थे। 4 कोपऱ्याचा वर्ग अशी रचना असे और उनकी जो क्लासरूम थी वहाँ पे 4 कोपरे यानी 4 कोने होते थे। चारों कोने में एक एक क्लास भरती थी। वो एक बड़ा, हमने इसके पहले भी देखा है कि वो एक बहुत बड़ा हॉल था। तो आप सोचिए कि एक ही हॉल में सारे 4 क्लास भरते होंगे, तो चारों कोने में एक एक क्लास वहाँ पे भरा करते थे। इस तरीके की उसकी स्कूल थी। मी वर्गात गेले, मैंने स्कूल में गई और कि मुलं म्हणत, मैं जैसे ही क्लास में गई तो बच्चे कहते थे, गुरुजी चिंदी आता शाळेत आली बघा, चिंदी आता शाळेत आली बघा। यानी कि सब बच्चे चिल्लाकर कहते थे कि गुरुजी देखो देखो चिंदी आई। देखिए आप भी ऐसे ही शरारती बच्चे होंगे तो आपकी क्लास में भी ऐसी चीज़ें होती रही होंगी कि कोई अगर लेट आता है तो हम लोग जो है टीचर का ध्यान उसके तरफ जाना चाहिए और उसने मार खाना चाहिए, इसलिए हम लोग इस तरीके के काम करते थे। चिंदी के वक्त भी जो ये सब चलता था, बच्चे उसको मार खिलाने के लिए उसको गुरुजी को ज़बरदस्ती कहते थे, गुरुजी चिंदी आ गई। वांदिले गुरुजी माझ्याकडे रागाने बघत। अब यहाँ पे जो वांदिले गुरुजी थे, ये वांदिले गुरुजी उनको बड़े ही गुस्से से देखते थे। पण कांबळे गुरुजी आश्वासक डोळे मला न सांगतात, और लेकिन कांबळे गुरुजी जो थे उनके बड़े आश्वासक डोळे, डोळे यानी कि आँखें, उनको न बोलता है ना बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते हुए उनको ऐसा मैसेज देते थे कि ये वर्गात बस, यानी कि आइए क्लास में बैठिए। माझ्यावर त्यांची खूप माया केली। उन्होंने मुझे बहुत ही चाहा और मी शाळेत उशिरा गेले तरी ते रागवत नसत। मैं स्कूल में अगर लेट भी गई तो वहाँ पे वो मुझे रागवत यानी गुस्सा नहीं होते थे। त्यांची उबदार माया नसती तर मी आज जे थोड़े बार शिकले तेवढे शिकू शकले नसते। यानी अगर वो इतना जतन नहीं करते और उतना अगर संभाल नहीं लेते तो आज मैं जितनी भी थोड़ी यानी पढ़ पाई हूँ इतना मैं नहीं पढ़ पाई थी। आयुष्याच्या वैरान वाळवंटात सावली असावी। आयुष्य यानी कि जिंदगी, वैरान यानी कि रेगिस्तान। रेगिस्तान कैसा खाली खाली होता है, तो ऐसे रेगिस्तान में अगर कोई सावली यानी कि कोई छाँव अगर मिले तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे में जब सब लोग उसके ऊपर गुस्सा थे तो ऐसे में कांबळे गुरुजी की जो आश्वासक नज़र थी वो इस छाव की तरह उन्हें लगती थी। तशी मला गुरुजींची माया वाटली और इस तरीके से गुरुजी की उनको माया लगती थी। गुरुजी पाटीवर ग म असे लिहून देतात
और गुरुजी जो थे वो पाटी पे स्लेट के ऊपर ग और म ऐसा कुछ लिख कर देते थे। परत परत लिहायला सांगत, परत परत यानी कि बार बार लिहायला ने लिखणे बताया करते थे। ते विचारतात, वो पूछते तू जेवलीस, यानी वो पूछते थे की तू जेवलीस का, क्या आपने खाना खाया? मला काय बोलावे ते कळत नसे, और इस सवाल का मैं क्या जवाब दूँ ये मुझे समझ में नहीं आता था। तो दोस्तों हम लोग जो है आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए शुक्रिया।